नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जो है कि टेस्ट नंबर 12 का जो क्लास नोट था, जिस टॉपिक का नाम था हमारा वेव मोशन, इसको हमने जो है कि अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था पढ़ा के। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जो है कि जो भी हमारे वेव मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, जिस पे हमारे बीपी, एसएससी, एएसआई के पेपर में, ठीक ना, बीपी, एसएससी, एएसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही में उन सभी बातों पे क्या हमने चर्चा किया था। साथ में मैंने बताया था कि जो हमारा इनिशिएटिव है ये, जिसमें जो है कि हम 36 टेस्ट करवाने वाले हैं, इसको आप मात्र जो है कि 99 रुपये का पेमेंट इस नंबर पर कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9648362040। इस पे आप जो है कि जितना जल्दी हो सके पेमेंट करके जुड़ जाइए। साथ ही में जो भी हमारे पीछे के 12 टेस्ट हुए हैं, उन 12 टेस्ट को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पे। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही में इसका इसका डिस्कशन वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्दी अपलोड होने वाला है। तो चलिए आज का देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट नंबर 12, ठीक ना? टेस्ट नंबर 12 में बहुत से बच्चों का बहुत ही अच्छा-सा स्कोर आया है। किसी के तो लगभग में 50 क्वेश्चन में नियर अबाउट जो है कि 50 सही है, ठीक ना? ऐसे-ऐसे बच्चे हमारे ग्रुप में हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों को निम्न में से किस प्रकार का माना जा सकता है। आपको मैंने पहले ही बताया था जब मैं पढ़ा रहा था ईएम वेव, ईएम वेव के बारे में पढ़ा रहा था मैं। इसके हमारे टोटल जो है कि 4 टेस्ट हुए थे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसमें मैंने बताया था कि इनका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ होता है। क्योंकि इसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं, ठीक ना? सपोज कीजिए जो वेव का प्रोपगेशन होता है हमारा, इस तरीके से सपोज कीजिए हमारा एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस तरीके से वेव का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है क्या है, ये है। तो पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं, जो वाइब्रेशन होता है क्या होता है, जस्ट परपेंडिकुलर होता है हमारा वाई डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि वेव प्रोपगेशन का, वेव का, तरंग का, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, तरंग का चलने की दिशा, चलने की दिशा और और माध्यम के कणों, माध्यम के कणों का कंपन 90 डिग्री पर होता है, पर होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। यहाँ पे वेव तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स का ऑक्सीलेशन क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक ना? जबकि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल, सपोज कीजिए वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो माध्यम के जो कण होते हैं उनका भी वाइब्रेशन क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो इनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंगे। होप आप सभी को इसका जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपके क्वेश्चन में जो है कि स्टेटमेंट बनाने में यूज कर सकता है, कि जो इस तरीके से 2 स्टेटमेंट बना सकता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें तरंग की चलने की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन के बीच 90 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है। तो ये सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे बना सकता है कि लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तथा वेव की चलने की दिशा दोनों समान दिशा में होती है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द रिजल्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि the resultant path of a particle acted upon by two simple harmonic motions of the same frequency and different amplitude। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, f1 इज इक्वल्स टू f2 है, और एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, a1 नॉट इक्वल्स टू a2 है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा की वैल्यू क्या है हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री है, लिख लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद ए फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या है हमारा, पाई की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो पूछा गया है कि इसमें जो हमारा इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट पथ क्या होगा। मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक दूसरे के लंबवत समान आवृत्ति एवं भिन्न आयाम के दो सरल आवर्त गतियां जिनके कालांतर पाई बाई 2 है, एक कण पर लग रहे हैं, तो कण का परिणामी पथ क्या होगा।
ठीक ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और साथ ही में इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक इक्वेशन बताया था ट्राजेक्टरी का, ठीक ना? एक ट्राजेक्टरी का इक्वेशन था, इसको छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड है लेकिन मैं बता देता हूँ। इसका इक्वेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई ए बी। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ। ए बी कॉस 5, ठीक ना? अब यहाँ पे ले जाके इन सभी चीज़ों की वैल्यू को रखेंगे आप, तो आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सॉरी, इसमें एक टर्म और होता है, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर फाई। ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है सिंपल सा। अब देखिए इसमें जो आपको जो जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक ना, दो जो चीज़ें दी हुई हैं उसकी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। सिंपल सा होगा ये हमारा इक्वेशन। इसमें हमारा जो कॉस फाई की वैल्यू है, फाई की जो वैल्यू है, ये फेज डिफरेंस कितना है हमारा, पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारा सिंपल सा रिड्यूस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। सिंपल सा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना हार्ड लेवल का नहीं आएगा, लेकिन हमने इसको डाला है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो थोड़ा-सा नॉलेज रखना चाहिए, हो सकता है मेंस में पूछ दे, ठीक ना? तो ये इक्वेशन जो होता है आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दिया गया है कि एक माध्यम में तरंग की चाल 960 किलोमीटर मीटर पर सेकंड है। यदि किसी बिंदु से 1 मिनट में 3600 तरंगें गुजरती हैं तो तरंगदैर्घ्य होगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? लैम्ब्डा की वैल्यू पूछा गया है आपसे, ठीक ना? लैम्ब्डा की वैल्यू पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि लैम्ब्डा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो सपोज कीजिए ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी v बराबर एफ लैम्ब्डा, एफ लैम्ब्डा, ठीक ना? ये हो गया। आपको क्या पता है, तरंग की चाल पता है, v क्या है, v 960 मीटर पर सेकंड है। आपको पता है क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है इसकी, ठीक ना? तब आप इसका तरंग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दिया है कि एक ही बिंदु से 1 मिनट में कितना निकल रहा है, 3600 तरंगें निकल रही हैं, ठीक ना? तो आपको जो फ्रीक्वेंसी का फ़ॉर्मूला होता है, ये पता होगा कि 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर 1 मिनट में हमारा 3600 है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 3600 बटा 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करने के बाद से 60 हर्ट्ज, ठीक ना? अब यहाँ से आराम से यहाँ ले जाकर रख दीजिए आप, तो लैम्ब्डा होगी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अब वेलोसिटी 960 है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 60। ये हो गया। आज जब इसको कट करेंगे तो 16 छक्के 96, 16 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा लैम्ब्डा की वैल्यू, कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक ना? अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि एक प्रेक्षक स्थिर लिफ्ट में एक लोलक का आवर्तकाल t नापता है। यदि लिफ्ट g/2 त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तो आवर्तकाल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है हमारा, ठीक ना? अभी ये क्वेश्चन क्या था, ऊपर पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जब हमारा लिफ्ट जो है कि ऊपर की तरफ मोशन करता है, जब ऊपर की तरफ जाता है, तो जो हमारा जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी प्लस ए हो जाता है, ठीक ना? जी प्लस ए हो जाता है। सपोज कीजिए यही लिफ्ट हमारा, दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से। जब ये हमारा को सपोज कीजिए कोई लिफ्ट है, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ मोशन करता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ये क्वेश्चन।
हो सकता है पेपर में डायरेक्टली पूछ दें। तो इस केस में जब ऊपर की तरफ मोशन करेगा तो जी इफेक्टिव जो हमारा है अ, एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी जी प्लस ए। जब यही लिफ्ट हमारा नीचे की तरफ मोशन करता है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी जी माइनस ए। ठीक ना? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि क्या हो रहा है, यह ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा जी प्लस ए हो जाएगा। जी हमारा पहले से वही जी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या है जी बाई टू से, जी बाई टू कितना हो जाएगा इसका वैल्यू थ्री जी बाई टू। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक ना? ये 3g/2 हो गया तो आपको इसका आवर्तकाल का फ़ॉर्मूला पता होगा। t इज़ इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये सिंपल सा फ़ॉर्मूला होता है हमारा किसका? आवर्तकाल का। अब यहाँ पे हम लाके g की वैल्यू रख देते हैं, जो g इफेक्टिव है हमारा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L और g की वैल्यू यहाँ ला के रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3g, ऊपर क्या चला जाएगा? 2 चला जाएगा। इसको थोड़ा-सा चेंज कीजिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 2/3 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये जो अंडर रूट 2 पाई एल बाई जी क्या है, किसकी वैल्यू टी की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा टी डैश, नया आवर्तकाल क्या हो जाएगा अंडर रूट 2/3 इंटू टी। दैट मीन्स की ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। नहीं ये होगा ना, ठीक है। ये दोनों बात सेम ही है भाई। ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है, पता नहीं क्यों ऐसे लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हम यही लेके चलते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझ के याद कर लेना है, ये है आपका जी इफेक्टिव की वैल्यू। जी इफेक्टिव की वैल्यू ऊपर क्या होता है जी प्लस है, नीचे जी माइनस है। इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने जब पढ़ाया था आपको वेव मोशन का क्लास लिया था, तो मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ ए वेव मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट था। ये क्या था हमारा, जो हमारा डी टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर क्या है हमारा, ये है वी स्क्वायर डेल टू एक्स अपॉन डेल डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पांचवे का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर पी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये भी हो सकता है, और साथ ही में एक सेकेंड, ये दोनों सेम तो है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, बी से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक ना, दोनों एक ही फॉर्म है। अब सपोज कीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर वन बाई वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला इक्वेशन के थ्रू ये फर्स्ट भी सही होगा, और डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी टू ए भी सही होगा। दोनों एक ही फॉर्म है, ठीक ना, ए बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि हम देख लेते हैं अब 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि एक गतिशील कण का त्वरण क्या है, त्वरण दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है म्यू स्क्वायर एक्स, जहाँ एक्स माध्य स्थिति से विस्थापन तथा न्यू स्क्वायर क्या है हमारा नियतांक है। आवर्तकाल क्या होगा, पूछा गया आपसे कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। आप सभी को पता है कि जो आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है हमारा, ठीक ना, जब हमारा कोई पार्टिकल जो है कि इस तरीके से गतिशील होता है कि उसका त्वरण क्या होता है हमारा सीधा प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से। तो ये एक्स विस्थापन हो गया, तो म्यू स्क्वायर क्या होगा हमारा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ठीक से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा सिंपल सा लिखते थे ना ए बराबर, तो क्या लिखते थे ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता था हमारा। यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या है म्यू है दोनों इक्वेशन में। तो हमारा जो आवर्तकाल का फार्मूला टी होता है, टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक ना, 2 पाई बाई ओमेगा होता है सिंपल सा फार्मूला। अब ओमेगा की जगह पे क्या है आपके यहाँ पे देखिए म्यू है कि नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू है।
तो इस फॉर्मूला में लाकर रख लीजिए t इक्वल्स टू 2 पाई/म्यू। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स y1 y2 इज। दोनों जो है कि हमारे इन वेव्स के बीच में जो है कि टोटल फेज डिफरेंस कितना है, ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए y1 जो हमारा इक्वेशन है, y1 इक्वेशन है, इसको चेंज कर लेते हैं सेम फॉर्म में। y1 क्या है हमारा, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स है। इसी को चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2। साइन पाई/2 90 प्लस थीटा समथिंग जो है कि कॉस थीटा हो जाता है। सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए साथ ही में y2 क्या है हमारा, y2 का जो इक्वेशन क्या है हमारा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच में जो कालांतर जो है हमारा, फाई की वैल्यू, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई/2। सिंपल सा इक्वेशन है। तो दोनों के इक्वेशन के बीच में जो कालांतर है हमारा कितना है, पाई/2 है। ये हमारा इक्वेशन मैंने कैसे चेंज किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सर्वसमीकाओं को। सपोज कीजिए साइन, जो भी हमारे सर्वसमीकाएं हैं जो यूजफुल है इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, उसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट वन जो क्या हमारा क्या है, हम देख लेते हैं कि कॉस से साइन में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। सपोज कीजिए हमारा साइन पाई/2 माइनस थीटा, क्या होता है यह, कॉस थीटा होता है। साइन पाई/2 प्लस थीटा, ये क्या होता है, ये भी कॉस थीटा होता है। इसके साथ हमारा होता है क्या, साइन, सपोज कीजिए साइन पाई/2 माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस कर लेते हैं, थीटा माइनस पाई/2 विथ नेगेटिव साइन। ये होता है हमारा, ये भी होता है कॉस थीटा। इसके बाद से होता है साइन थीटा माइनस पाई/2, ये हो जाता है हमारा माइनस कॉस थीटा। ये कुछ सर्व समीकरण हैं, इनको याद करना जरूरी है। इसमें जो हमने यूज किया है, कौन सा यूज किया है, सेकेंड नंबर यूज किया है। साइन थीटा प्लस पाई/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक ना। तो ये हमारा फेज डिफरेंस पाई/2 का आ जाएगा आराम से। आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि द वर्क डन अबाउट एनी क्लोज पाथ इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज। क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। सॉरी, इसका आंसर जो है कि क्लोज पार्ट में जीरो ही होगा। इस तरीके से क्या होता है हमारा, क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। ये क्या होता है, वर्क डन होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड में जीरो होता है। अगर फील्ड हमारा नॉन कंजर्वेटिव हो तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और ये आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्वेश्चन है कि जब भी हमारा कोई कंजर्वेटिव होगा, फील्ड होगा, तो साथ ही में क्या होता है, इसका नेबुला क्रॉस एफ की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। साथ ही में क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी आर की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। जो हमारा डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटर होता है, आपको पता होगा इसमें क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली होता है हमारा, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सिंपल है, मैंने कल ही बताया था आपको। ये क्या होता है, d2x/dt² प्लस ओमेगा² x इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा इक्वेशन इसका। इसको निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। f इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस के एक्स होता है। f की वैल्यू क्या होती है, ये होता है m d2x/dt²।
ये हो जाएगा माइनस के एक्स को इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एम से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। के बाई एम को क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ये इक्वेशन हमारा हो जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। तो ये वाला इक्वेशन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ना, ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन कोई छूटा है क्या? नहीं, ये छूटा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए अभी भी जिसको ज्वाइन करना है ना जल्दी से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोला गया है कि यदि एक तरंग का कोणीय वेग ओमेगा और संचरण नियतांक के इस तरीके से परिभाषित है, तो सी और ओमेगा नियतांक है, तो समूह वेग क्या होगा? इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं। इसमें बोला गया है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपको मैंने पहले से बताया है कि जो हमारा क्या होता है, जो ग्रुप वेलोसिटी, ठीक ना, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। ग्रुप वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन होता है, इसको लिखते हैं वी जी इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बटा, ठीक है, ओके, ये हमारा होता है ग्रुप वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका। अब यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि ओमेगा और किसमें, के में रिलेशन है ये, ठीक ना, ओमेगा और के में रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसको के के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, के के रिस्पेक्ट में। तो इसको जो है कि जैसे आप यहाँ पे ना ओमेगा को चेंज करेंगे अंदर रूट में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम सीधा से करते हैं, के के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड को। तो ये हो जाएगा डी डी के ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी के सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो का स्क्वायर। सी और ओमेगा जीरो क्या है, नियतांक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ओमेगा के का फंक्शन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी डी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं, डी ओमेगा से हमने डिवाइड किया तो ऊपर लिख देते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए डी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब यहाँ देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये हो जाएगा टू ओमेगा, ठीक ना, टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल्स टू टू सी स्क्वायर के। अब डी ओमेगा अपन डी के की वैल्यू लेकर रख लीजिए, यही होता है हमारा क्या, ग्रुप वेलोसिटी। ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर, ठीक ना, टू सी स्क्वायर के बटा टू ओमेगा, ठीक ना। अब इसी को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपके वीपी की टर्म में दिया हुआ है। तो वीपी का मैंने बताया था क्या होता है, ओमेगा बाई के होता है, वीपी को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, के को नीचे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा टू से टू खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई के, ये हो जाएगा हमारा क्या, सी स्क्वायर बाई पीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में, एसआई में ना, मेंस में, प्री में कहीं भी देखने को मिल सकते हैं। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए प्रोग्रेसिव वेव विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ट्रांसमिटेड, ठीक ना। जो प्रोग्रेसिव वेव होता है हमारा, कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो क्या होती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है ऑलवेज, ठीक ना। एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, पार्टिकल का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्टिकल्स का क्या होता है, पार्टिकल्स का जो प्रगामी तरंगे होती है इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स का ओनली क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है। जबकि एनर्जी का क्या होता है हमारा, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब पानी में, सपोज कीजिए आप, कोई शांत पानी है, इस पानी में एक आप नाव रख दीजिए बना के, कागज वाला नाव रख दीजिए इस तरीके से, ठीक ना। और इसमें जो है कि एक ढेला मारिए, ढेला मारेंगे तो जहाँ पे नाव को आपने रखा है, ठीक ना, वहीं पे नाव क्या करता है, अप एंड डाउन मोशन करने लगता है। लेकिन इसमें एक वेव जनरेट होता है इस तरीके से, ये वेव क्या होता है, आगे की तरफ मोशन कर जाता है। डेट मीन्स कि जो पार्टिकल है हमारे यहाँ पे, ये तो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि बोला गया है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटर बिकम हाफ इन 1 मिनट। 1 मिनट में क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। द एम्पलीट्यूड आफ्टर द 3 मिनट्स विल बी 1/x टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो कि पहले मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में एम्पलीट्यूड हम स्टार्ट में क्या मान लेते हैं? A0 मान लेते हैं, A0 मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, पहला जो A1 है हमारा क्या हो जाता है? A0/2, 2 ही नहीं होता, 2 ही होता है, ठीक है। दूसरे मिनट में क्या हो जाता है? फिर उसका आधा हो जाता है। A2 में क्या हो जाता है हमारा? A1 का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा A0/4। ठीक ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। इसके बाद से A3 में क्या हो जाता है हमारा? फिर इसका आधा हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? आधा होगा तो ये हो जाएगा हमारा A2 का बाई 2। ये हो जाएगा A0 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू जब रखेंगे वहाँ पे ले जाके, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। सपोज वेट 1 सेकेंड। ये हो जाएगा 2, ठीक है, 4 इंटू 2। तो इसको लिख ही सकते हैं आराम से कि इसका हो जाएगा A0/2 पावर क्यू। मतलब कौन सा हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 पावर क्यू, दैट मीन्स कि c हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कि एक डैम इन ए डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द पार्टिकल व्हेन वन डिस्प्लेस रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन क्वाइट स्लोली विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऑक्सीलेशन। द मोशन इज कॉल्ड, इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग भी मन में सोचिए क्या होगा? ओवर डैम्प्ड। ठीक ना, ओवर डैम्प्ड बोलते हैं इसको। कि इसमें होता क्या है कि जब अवमंदित डैम्प ऑक्सीलेटर होता है, यदि एक बार विस्थापित होने के बाद कण अपनी साम्य अवस्था में बिना दोलन किए धीमे धीमे वापस आए, तो गति क्या कहलाती है? ओवर डैम्प्ड कहलाती है, अति अवमंदित कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 का क्या है? द टाइम इंटरवल इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉल्स टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? आप सभी को मैंने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? मीन लाइफ टाइम, माध्यमान आयु काल बोलते हैं इसको। एक समय अंतराल जिसमें दोलनों का आयाम अपने मूल आयाम के 1/e मान तक गिर जाता है, कहलाता है मध्यमान आयु काल। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ड्यू टू डैम्पिंग द पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटर। डैम्पिंग के कारण जो पीरियड ऑफ एन ऑक्सीलेटर क्या होता है हमारा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सी का क्या हो जाएगा? स्लाइटली क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब डैम्पिंग होता है हमारा, तो जो ऑक्सीलेटर का पीरियड होता है क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज होने का पीछे का रीजन क्या है, इसको यहाँ से समझ लेते हैं हम लोग। डैम्पिंग में क्यों इंक्रीज होता है? देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए पीरियड की बात की गई है ना, टी की बात की गई है, तो समय के साथ क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस 1 सेकंड में होते हैं, ये क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारा जो है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टाइम टाइम क्या हो जाएगा? एक दोलन पूरा करने में जो समय लग रहा था हमको ये ऑक्सीलेशन में, ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं हमारा, ये हो गया टी, ठीक ना, टी हो गया हमारा और ये हो गया एफ। इसके बीच में जो रिलेशन होता है हमारा टी और एफ के बीच में, ये रिलेशन होता है हमारा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक ना। या इसी को बोलते हैं टी इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी उसका ये होता है। जब फ्रीक्वेंसी की संख्या क्या होगी हमारी, समय के साथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। जो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हमारा होता है इलेक्ट्रिकली डैम्प्ड होता है, इसका जो होता है क्या होता है हमारा? ये एलसीआर सर्किट होता है। क्या होता है? एलसीआर सर्किट। इसमें एलसीआर का कंपोनेंट होगा, तो देखिए कौन सा होगा? सीधी सी बात है, इसका जो 17 का आंसर क्या होगा? ए। इसका इक्वेशन आप जाके देख सकते हैं। एल के अलोंग जो वोल्टेज होता है हमारा क्या होता है? एल डी आई बटा डी टी होता है। सी के अलोंग जो वोल्टेज होता है क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी भी, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आर के अलोंग क्या होता है? आई आर होता है। ठीक ना? तो इस तरीके से इनको जोड़ेंगे आप इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन के आता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, टाइम टेकन ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटर टू डीके 1 बाय ई ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी 18 क्वेश्चन नंबर 18 जो था हमारा ऊपर, उसका आंसर आपने देखा था क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल बोलते हैं इसको, ठीक ना? कि किसी दोलित्र में कुल यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अपने मूल मान से 1/e तक का क्षय होने के में लिया गया समय होता है विश्रांतित काल। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर Q एंड द रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ एन ऑक्सीलेटर इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 19 का आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी। Q इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा टाउ होता है, ठीक ना? एकदम इसको याद रखना है आपको, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक ना? ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर में कि क्वालिटी फैक्टर Q और साथ ही में जो विश्रांति काल टाउ होता है, इसके बीच में जो संबंध होता है क्या होता है? Q इक्वल्स टू ओमेगा टाउ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हमारा। कहा गया है कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 25 सेकंड। द टाइम इन व्हिच द एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स टू 1 बाय ई टाइम्स द इनिशियल वैल्यू इज। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें जो देखिए क्या होता है हमारा 1 बाय ई बोला गया है आपका एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, आपको रिलैक्सेशन टाइम का ऑलरेडी डेफिनेशन पता है कि रिलैक्सेशन टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं। ये होता है आपका, जिसका डेफिनेशन होता है कि टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए डैम्प सिस्टम टू डिके 1 बाय ई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब कि हमारा जो क्या है कि जो एनर्जी है, ठीक ना, 1 बाय ई तक जब डिक्लाइन हो जाता है, ठीक ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे 25 सेकंड ऑलरेडी है, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 सेकंड ही हो जाएगी, ठीक ना? इसको मैं हिंदी में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, साथ ही में इसका एक्सप्लेनेशन भी जाके देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन वहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। Q of a sonometer wire is इतना on plugging. It executes to 20 vibration per second. The relaxation time will be। एक सोनोमीटर तार का Q इतना है, बजाने पर वो 240 कंपन प्रति सेकंड करता है। विश्रांति काल होगा। तो विश्रांति काल क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम का, मैंने अभी बताया Q इक्वल टू क्या होता है? टाउ ओमेगा। यहाँ देखिए आपको मैंने अभी बताया था, टाउ ओमेगा, ठीक ना? तो यहाँ से आपको निकालना क्या है? टाउ की वैल्यू निकालनी है। क्यू बटा क्या हो जाएगा? ओमेगा। क्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 पावर 3 दिया है। और जो 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं? 240 हो रहे हैं, ठीक ना? 1 सेकंड में जो वाइब्रेशन की संख्या कितनी है? 240 है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए आप। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एफ होगा। तो इसको ले जाके आप रखेंगे जब यहाँ पे 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है? 240। तो जब कट पिट कुछ करेंगे तो इसका आंसर 21 का कितना आएगा आपका? ये आएगा इतना। 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये है हमारा कि मैंने ट्यूनिंग फोर्क इज स्ट्रक एंड इट्स स्टेम इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल। द ऑक्सीलेशन सेट इन द टेबल आर। क्या होता है हमारा ऑक्सीलेशन? किस तरीके का होता है? ये होता है फोर्स ऑक्सीलेशन। क्यों क्या करता है? फोर्स करता है इस ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा, जिससे वो वाइब्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन ए बॉडी इज सेट इनटू ऑक्सीलेशन बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, द फिनोमेना इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। इसको बोलते हैं रिजोनेंस। क्या होता है? रिजोनेंस होता है जब किसी पिंड की प्राकृतिक आवृत्ति के समान आवृत्ति के बाह्य आवर्ती बल द्वारा दोलित किया जाता है, तो ये परिघटना कहलाती है अनुनाद। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको देख के लग रहे होंगे कि पेपर में नहीं पूछेंगे, बकवास करवा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि हम इस टेस्ट सीरीज के थ्रू इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक ना? तो कुछ क्वेश्चन आपके काम के भी हो सकते हैं, कुछ बेकाम के भी हो सकते हैं। हम ये नहीं बोले कि हम पेपर सेट कर दिए हैं, ठीक ना? तो आप इत्मीनान के साथ चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका क्वेश्चन कहीं से आएगा, आप करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से देख लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाकर उसकी छड़ को एक खोखले बॉक्स के ऊपर रखा जाता है, जिसकी विमाएं इस प्रकार हैं कि बॉक्स के अंदर की वायु की प्राकृतिक आवृत्ति
फॉर्क की आकृति के बराबर है तो हम प्रेषित करेंगे, क्या प्रेषित करेंगे यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इंटेंस नोट ऑफ साउंड। ठीक ना, इंटेंस नोट ऑफ साउंड, इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन आपको हमारे नीचे मिल जाएगा इसी टेस्ट सीरीज में, वहां से जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इन ए फोर्स ऑक्सीलेटर द एम्पलीट्यूड रिजोनेंस अकर्स व्हेन। 25 का आंसर क्या होगा? बी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इम्प्रेस्ड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर। तब क्या होगा? हमारा रिजोनेंस होगा, ऑलरेडी ऊपर आया था ये। 26 देख लेते हैं। इफ द fall in the amplitude of a small departure of the frequency from the resonant value is considerable, the resonance is। यदि आवृत्ति में अनुनादी मान से अल्प विचरण के लिए आयाम में कमी अधिक हो तो अनुनाद होगा। अनुनाद कैसा होगा? ये हो जाएगा शार्प, शार्प अनुनाद होगा हमारा। 27 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। थोड़ा क्वेश्चन की संख्या अधिक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। A very low driving frequency, the velocity amplitude of the force of oscillation is mainly governed by। अत्यंत अल्प प्रणोदी आवृत्ति पर प्रणोदी दोलनों का वेग आयाम मुख्यतः संचालित होता है। तो 27 का आंसर क्या होगा? स्प्रिंग फैक्टर। ठीक ना, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज क्या होता है हमारा? 28 का आंसर हो जाएगा बी, the rate of fall in the amplitude with the change of the forcing frequency। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एट वेरी हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑक्सीलेशन इज मेनली गवर्न बाय। किससे होता है कि अत्यंत उच्च प्रणोदी आवृत्तियों पर प्रणोदित दोलनों का वेग आयाम मुख्यतः संचालित होता है। किससे? तो 29 का आंसर हो जाएगा इनर्शिया फैक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जाके देख लीजिएगा, सिंपल से क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल्स है नहीं। एट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस द डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स बाय, कितना होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, पाई बाई टू। ठीक ना, इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसका जो फार्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, टेन फाई इज इक्वल टू, ये होता है हमारा बी ओमेगा डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये पूछेगा नहीं, लेकिन आप जो है कि बस जानने के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। एट रेजोनेंस द ऑक्सीलेशन ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द फोर्स बाय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पाई बाई टू। जानना समझ में आया ना, ऑक्सीलेशन हो रहा है, पाई बाई टू मार के चले आना। 32 देख लेते हैं। एट रेजोनेंस द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम व्हेन द ड्राइविंग फोर्स इज। 32 का आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिमम। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। 33 देख लेते हैं। द रेजोनेंस, एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस इन वेलोसिटी एंड द ड्राइविंग फोर्स इज ऑलवेज। 33 का आंसर हो जाएगा जीरो। जो वेलोसिटी होता है और ड्राइविंग फोर्स होता है, इसके बीच में जो फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। 34 देख लेते हैं। द पावर ट्रांसफर फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स टू द ऑक्सीलेटर इज मैक्सिमम एट फ्रीक्वेंसी ऑफ। किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? ये होता है वेलोसिटी रेजोनेंस पे। ये कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर आता है तो आप क्वेश्चन को करके आएंगे। 35 देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन है हमारा कि द शार्पर इज द रेजोनेंस द बैंड विथ इज। बैंड विथ पे इसका क्या इफेक्ट होगा? तो 35 का आंसर हो जाएगा स्मॉलर। अगर हमारा शार्प इस तरीके से होगा तो ये बैंड विथ जो F1 माइनस F2 होता है, F1 माइनस F2 होता है, ये क्या होगा? कम होगा ना। 36 देख लेते हैं हमारा, द रेजोनेंस द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ड्राइव एंड ऑक्सीलेटर इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 36 का आंसर क्या होगा? अभी मैंने ऊपर बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 37 देख लेते हैं क्वेश्चन। The Lissajous figures are formed when a point is made to execute two simple harmonic motion in a plane which are, क्या होते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा बी, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। मैंने इक्वेशन बताया था पिछली क्लास में। इसमें देख लेते हैं कि एक द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर आइडेंटिकल वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग द वाई एक्सिस। इफ द इनिशियल फेज बिटवीन देम इज जीरो, कितना है? जीरो है, एंड दे सुपर इम्पोज ईच अदर, द रिजल्टेंट वेव विल बी, क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जाके कॉपी से देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें बताने के लिए। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तरंग एक अक्ष के अनुदिश तथा दूसरी समान वाई अक्ष के अनुदिश संचालित होती है। ये तरंगों के बीच का कलांतर पाई बाई टू हो तो परिणामी तरंग होगा। ये क्या होगा आपका? ये क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सर्कुलर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सर्कुलर।
क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। Two simple harmonic motion of the same amplitude and the phase difference 5/4 are superimposed at right angles to each other on a particle. The particle will be described as a सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन जाकर आप लोग देख लीजिएगा 40 का ये हो जाएगा इलिप्स। 41 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। कुछ क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा हैं। इन हाँ से कि इसने स्टेशनरी वेव द पार्टिकल वेलोसिटी एट द नोडल पॉइंट इज, जो नोडल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। इस तरीके से क्या होते हैं, नोड्स बनते हैं आपके इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ पे क्या होगी, एंटी नोड से मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोडल पॉइंट्स इन ए स्टेशनरी वेव इज। क्या होता है, जो दो सक्सेसिव नोडल पॉइंट्स होते हैं हमारे, सपोज कीजिए इस तरीके से ऐसे बना हमारा और इस तरीके से क्या होता है हमारा, ऐसे जाता है। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस कितना होता है हमारा, आप सभी को पता होगा। 42 का आंसर क्या होगा, लैम्डा/2 होता है। ये क्या होता है, क्योंकि एक ऑक्सीलेशन जो होता है ना इस तरीके से, ये होता है हमारा लैम्डा, और ये हाफ वाले की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा/2 हो जाएगा। 43 देख लेते हैं। 43 हमारा है कि इन ए स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द नियरेस्ट एंटी नोड। नोड और साथ ही में क्या हमारा, नियरेस्ट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। ये देखिए ये डिस्टेंस हमारा, ये हमारा एंटी नोड हो गया, ये क्या हो गया, नोड हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 43 का आंसर हो जाएगा लैम्डा/4। मैंने क्या बताया, इस तरीके से हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है ऐसे। तो जो हमारा ये कंप्लीट वन होता है, वन वेव की वैल्यू जो होती है, कि जो कंप्लीट ऑक्सीलेशन हमारा ऊपर से नीचे ऐसे हुआ है, ठीक ना, तो ये होता है हमारा लैम्डा 1 लैम्डा। तो ये देखिए हमारा, ये अगर साम्यावस्था है हमारा, सपोज कीजिए इस तरीके से इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, लैम्डा हो गया। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, लैम्डा हो गया। अब सपोज करते हैं एक और वेव जा रहा है मीडियम में, और इस तरीके से क्या हो रहा है, स्टेशनरी वेव्स बन रहे हैं। तो ये जो हमारा जो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा/2, और एक एंटी नोड और नोड के बीच बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लैम्डा/4। इसका चौथावां भाग है, तो ये हो गया हमारा लैम्डा/4। 43 के बाद से 45 देख लेते हैं। 44 44 क्वेश्चन कह रहा है इन स्टेशनरी वेव क्या होता है हमारा, स्टेशनरी वेव में क्या होता है हमारा, देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता है इसमें, क्यों? इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, क्या होता है, क्योंकि 2 आइडेंटिकल वेव के प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोज़िशन से क्या बनते हैं, और दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक ना? तो एनर्जी ट्रांसफर फॉरवर्ड बाय द वन वेव इज़ कैंसिल्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग वेव। जो हमारा एक वेव के कारण एनर्जी आगे ट्रांसफर होता है, तो दूसरे वेव के कारण क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसको जो है कि याद कर लीजिएगा कि स्टेशनरी वेव जब होता है, उसमें नो प्रोपगेशन ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 हमारा क्या है, इन ए स्टेशनरी वेव इज ऑब्जर्व दैट, 45 का आंसर हो जाएगा सी, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन द सक्सेसिव नोड्स आर इन द सेम फेज, सेम फेज में होते हैं। इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 45 के बाद से 46 देख लेते हैं हमारा, कि द फॉर ए स्टेशनरी वेव y इज इक्वल्स टू इतना, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड इज, ठीक ना? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन आप लोग जाके देख लीजिएगा। नोट्स थे, मैं इसको टिक लगा देता हूँ। 46 का आंसर ए होगा हमारा, ठीक है। 47 देख लेते हैं हम लोग। द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रिंग विथ नोड x इज इक्वल टू 0 इज, तो इसका जो इक्वेशन होता है हमारा, इसका इक्वेशन होता है ये वाला, साइन का टर्म होता है, फिर कॉस का टर्म होता है, और ये होता है हमारा स्टेशनरी वेव का इक्वेशन। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 48 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज दैट ऑफ फॉर द स्टेशनरी वेव, कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा? तो सिंपल सा है, जिसमें साइन कोसाइन दोनों का टर्म हो गया, तो 48 का आंसर क्या होगा, बी। 49 का आंसर देख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव इज गिवन बाय, देखिए किसमें साइन और कोसाइन के टर्म है। 49 का आंसर हो जाएगा हमारा ए अगेन, साइन कोसाइन के टर्म है। 49 के बाद से हमारा ये खत्म हो गया, ठीक ना, 49 तक हमारा था। इसमें आपको जो है कि स्टेशनरी वेव वाला कॉन्सेप्ट, जो अप्रगामी तरंगे हैं, प्रगामी तरंगे हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लीजिएगा। और साथ ही में कुछ हमारे और कॉन्सेप्ट है, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो आपका ये टेस्ट सीरीज खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, एसीडीसी पे ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है क्लास, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं।
साथ ही में जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा, ये होगा हमारा सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डायोड्स। इसको आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और साथ ही में इसका जो टेस्ट सीरीज होगा, वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप सॉल्यूशन और साथ ही में टेस्ट का क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा। और जिन बच्चों को हमको ज्वाइन करना है, ठीक ना? हमारे चैनल को ज्वाइन करना है, उनके लिए मैं फिर से बोलता हूँ कि इस नंबर पे आप लोग क्या ₹99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।